समझनी है आपको कि कोई भी जो ग्रह होता है जब सूर्य से ज्यादा दूरी पर होता है तो इसका वेग होता है कम। वेग कम होगा तो उतने ही समय में कम दूरी तय करेगा, लेकिन ये दूरी ज्यादा होने की वजह से क्षेत्रफल इतना हो जा रहा है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स का एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये नियम न्यूटन ने दिया था, लेकिन इसे हम बाद में कवर करेंगे। और इस चैप्टर की शुरुआत हमारी होती है केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम से। तो आज हम केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बातें आपको जाननी जरूरी हैं, जैसे तारे क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, तारे वो होते हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं हमारे, जिनकी अपनी अपनी रोशनी होती है, उन्हें हम तारे कहते हैं, जिसमें से सूर्य भी हमारा एक तारा है। और तारों का चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। हम जानते हैं सूर्य के चारों ओर तमाम तरीके के आकाशीय पिंड हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनमें से ग्रह की श्रेणी में केवल 9 लोगों को रखा गया था, लेकिन इस समय 8 है, क्योंकि प्लूटो को इससे बाहर कर दिया गया है। रीजन क्या है? क्योंकि वो केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियमों का पालन नहीं करते थे, उन्हें बाहर कर दिया गया। अब ये जरूरी नहीं है कि सूर्य के चारों ओर जो ये आकाशीय पिंड गति कर रहे हैं, ग्रह कर रहे हैं, 8 ग्रह हैं, ये अभी 8 हैं, बाद में और भी कम हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जो भी आकाशीय पिंड इनके ग्रहों की संबंधी नियमों को पालन करेंगे वो ग्रह की श्रेणी में रख लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और समझते हैं कि केपलर के ग्रहों की संबंधी क्या नियम है और इन्हें बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें आपको यहीं से क्लास से ही क्लियर होके जाएं, आपको दोबारा से याद करने की कोई जरूरत ना पड़े। यहाँ पर हम कुछ नियमों को पहले से ही लिखकर रखे हुए हैं। इसका रीजन यही है कि हम चाहते हैं कि इस क्लास में आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर हम सीधी बात नो बकवास करते हैं। बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो केपलर के ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम हैं प्यारे मित्रों। 3 नियम हैं, जिसमें से प्रथम नियम है हमारा कक्षाओं का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर, यहां पर लिखना है प्यारे मित्र पथ पर चक्कर लगाता है तथा सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या होती है? ऐसे अंडाकार। ठीक है प्यारे मित्रों, यहां पर सूर्य इस जगह पर होता है, ठीक है, और प्रत्येक ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। इसको हम अर्थ कह लें, यहां पर अर्थ। ठीक है प्यारे मित्र, अर्थ है। और भी ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ना कि वृत्ताकार पथ पर। वृत्त ऐसा होता है, दीर्घवृत्ताकार पथ ऐसे अंडाकार होता है। सभी ग्रह सूर्य के फोकस पर ही क्या होते हैं? स्थित होते हैं, इस प्रकार से। दूसरे नियम की बात करते हैं। द्वितीय नियम क्या है? क्षेत्रफलीय वेग का नियम। इस नियम में क्या बताया गया है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। प्यारे बच्चों, इसे कैसे समझेंगे? अब देखिए, सबसे पहले हम एक दीर्घवृत्ताकार पथ बना लेंगे और यहां से देखते हैं सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। यस फॉर यहां पर हमने सन बनाया है। सपोज अगर यहां पर कोई आकाशीय पिंड है और इससे मिलाने वाली रेखा हम यहां पर मान लेते हैं, और अगर ये मान लेते हैं डेल्टा टी समय अंतराल में पिंड यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है, तो इससे मिलाने वाली जो ये रेखा है डेल्टा टी समय में जितना क्षेत्रफल ये पार की है, यहां से मिलाने वाली रेखा ही जो क्षेत्रफल पार कर रही है उसी को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। ठीक, मान लेते हैं अब वह पिंड इस समय यहां पर है और यहां से यहां पर चला आता है, तो यहां का जो क्षेत्रफल होगा, मान लो उतने ही समय में डेल्टा टी समय में इतना क्षेत्रफल पार कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा।
ठीक है। यहां पर आप इसे कह सकते हैं क्षेत्रफल एरिया है, इसे डेल्टा ए कह सकते हैं। यहां पर हम डेल्टा ए लिख लें, एरिया ऑफ वह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल डेल्टा ए के बराबर होगा। अब ये कैसे हो सकता है? यहां पर आप देख रहे हैं ज्यादा दूरी तय किया है, यहां पर कम दूरी तय किया है। एक बात और समझनी है आपको कि कोई भी जो ग्रह होता है जब सूर्य से ज्यादा दूरी पर होता है तो इसका वेग होता है कम। वेग कम होगा तो उतने ही समय में कम दूरी तय करेगा, लेकिन ये दूरी ज्यादा होने की वजह से क्षेत्रफल इतना हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो सूर्य के नजदीक आता है उसका वेग बढ़ जाता है, इसलिए उतने ही समय में ये ज्यादा दूरी तय करेगा। और ये आपको दिख रहा है कि इतना क्षेत्रफल हो जा रहा है। कहने का अर्थ है ये है कि जितने समय में यहां पर इतना क्षेत्रफल पार किया है उतने ही क्षेत्रफल यहां पर भी पार करेगा, ये बात निश्चित है। जैसे 10 सेकंड में अगर यहां तक गया है तो 10 ही सेकंड में यहां तक आएगा, तो ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। जरूरी नहीं कि हम यहीं पर बनाएं, कहीं पर भी बना सकते हैं उतने समय अंतराल में। ये देखा गया है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। अब अगर यहां पर हम क्षेत्रफलीय वेग का फॉर्मूला लिखना चाहें तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा? क्षेत्रफलीय लिखेंगे, क्षेत्रफलीय वेग बराबर, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। लेकिन यहां पर हम वेग क्षेत्रफलीय ले रहे हैं, इसलिए चली गई दूरी को हम विस्थापन ना कह के तय किया गया क्षेत्रफल बोलेंगे। तय किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा? समय अंतराल। ये एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा दूसरा नियम कहलाता है। अब हम समझते हैं तृतीय नियम, जिसको कहा जाता है आवर्तकालों का नियम। आवर्तकाल मतलब जानते हैं, काल मतलब समय होता है। तो समय क्या होगा? इस नियम के अनुसार किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल जिसको हम टी से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर यहां से यहां तक अगर पूरा कर जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? आवर्तकाल, ठीक है, जितने समय में होगा। तो कह रहे किसी ग्रह के सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार पथ के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात, तृतीय घात मतलब घन के अनुक्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर यह नियम कहलाएगा टी का स्क्वायर आवर्तकाल का वर्ग अनुक्रमानुपाती है अर्ध दीर्घ अक्ष ए के। मान लो अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है? ए है, तो इसका घन कर देंगे, ये नियम है। आइए इसे समझते हैं कैसे। देखिए, यहां पर जो दीर्घवृत्ताकार पथ होते हैं इसमें दो प्रकार के अक्ष होते हैं। ये अंडे का जो लंबा वाला भाग है ये हमारा क्या कहलाता है? दीर्घ अक्ष। और ये ऊपर से नीचे वाला को क्या कहते हैं? लघु अक्ष कहते हैं। सूर्य यहां पर स्थित रहेगा, ठीक है, यहां पर आप बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो ये दीर्घ अक्ष है ये पूरा मान लेते हैं 2a। मैथमेटिक्स में दीर्घ अक्ष को 2a से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पर हम समझेंगे इसे अर्ध दीर्घ अक्ष है तो आधा a मान लेंगे, क्योंकि ये 2a है पूरा। और यहां से जो लघु अक्ष होता है इसको स्मॉल b से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि पूरे दूरी को हम 2b मानते हैं। तो यहां इस नियम के अनुसार आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष जो आधा है उसके क्या है? क्यूब के बराबर है, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर क्या कर सकते हैं? हम टी स्क्वायर बराबर यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट लेकर आ सकते हैं। सपोज यहां के और ये हमारा हो जाएगा ए क्यू। आप इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे मित्रों। इस प्रकार से हम केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियमों को समझ सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।